नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल वॉइस का विषय है बजट। इस कार्यक्रम में हम पिछले बजट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र विद्वानों से इसे समझने और समझाने का प्रयास करेंगे कि आने वाला बजट कैसा होगा। कार्यक्रम में कुछ राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी रहेंगे, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वे पिछले बजट में कौन सी कमी देखते हैं जो इस बजट में पूरा होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आम दर्शक भी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को आसानी से समझ सके। हमने पिछले अंक में आपको बताया कि बजट और आय व्यय के बारे में, साथ ही साथ बजट घाटे के बारे में भी बात की थी। आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं केंद्रीय बजट पार्ट 4। पिछले अंक में हमने देखा कि आम बजट क्या है और आम बजट किसे कहते हैं। बजट में आय व्यय कितने प्रकार के होते हैं, राजस्व आय व्यय क्या होता है, पूंजीगत आय व्यय क्या है। आज हम जानेंगे कि पिछले बजट 2024-25 में किन मंत्रालयों को कितना धन आवंटित किया गया। यह आवंटित राशि साल 2023-24 में आवंटित राशि से कितनी कम या अधिक है। अगर कम किया गया तो क्यों, और बढ़ाया गया तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ जो बजट आने वाला है वह उसमें विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटित राशि कम होनी चाहिए या अधिक, इन सब पर करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं 2024-25 में विभिन्न मंत्रालयों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय के लिए 6,21,941 करोड़ बजट जो है ये आवंटित किया गया था, जो कि पिछले साल से 2% अधिक था। वर्ष 2023-24 से 2% अधिक था ये बजट। अगर बात करें रेलवे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की, तो 2,78,000 करोड़ की राशि की गई थी और इसमें 0.8% जो है ये अधिक था पिछले बजट से। अगर बात करें आगे रेलवे की, तो इसके लिए बजट में 2,55,393 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था। वर्ष 2023-24 से 3.9% अधिक था, यानी कि जो उसके पिछले साल था और जो पिछले वर्ष 23-24 में वो 3.9% अधिक था। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण की अगर जो जहां तक बात करें तो इसके लिए 2,23,323 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था, जबकि ये पिछले वर्ष से जो है ये 3.9% माइनस में था। यहां पर माइनस हम नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन ये माइनस में था, कम किया गया था। ये लिपि की त्रुटि की वजह से हम प्लस में दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय के लिए 2,19,643 करोड़ का बजट पेश किया गया था, और जो 23-24 से 11.6% अधिक था गृह मंत्रालय के लिए। अब आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्रामीण विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया था। तो 1,80,233 करोड़ धन आवंटित किया गया था बजट में, और 23-24 से यह 10.1% अधिक था। यानी कि ग्रामीण विकास के लिए जो है ज्यादा धनराशि पिछले वर्ष की तुलना में इस जो 24-25 का बजट पेश हुआ था उसमें प्रावधान किया गया था। रसायन और उर्वरक के मामले में अगर जो देखा जाए तो 1,68,500 करोड़ का बजट पेश किया गया था, लेकिन ये जो था ये 11.9% माइनस में है। माइनस की बात करते हैं, हालांकि कुछ लिप की त्रुटि की वजह से माइनस नहीं, लेकिन रसायन और उर्वरक के मामले में जो 10.1% घटा दिया गया था, कम किया गया था। आगे अगर जो संचार की अगर जो हम बात करें तो संचार के मामले में 1,37,294 करोड़
रुपए का प्रावधान किया गया था और इसमें 23.30% की बढ़ोतरी की गई थी, जो पिछले बजट 23-24 से 23.3% अधिक था। संचार के लिए यह व्यवस्था की गई थी, यानी कि 23.3%। हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा है ये पूरे बजट में। कृषि एवं किसान कल्याण के लिए जो पास किया गया था, ये 1,32,470 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन 23-24 से यह 12.1% अधिक था। शिक्षा की अगर जो बात करें, अगर जो इसके आगे अगर जो बढ़ेंगे तो शिक्षा की बात करें तो 1,20,628 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ये जो है 23-24 से 2.2% कम था, -2.2%, यानी कि पिछले साल 23-24 से कम शिक्षा के लिए बजट आवंटित किया गया था, साफ साफ दिख रहा है। बात करें अगर जो जल शक्ति की, तो यहां पर 98,714 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और जो 2023-24 से 3.5% अधिक है। तो ये कह सकते हैं कि 3.5% जल शक्ति के लिए जो आवंटित धन था वो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3.5% अधिक था। बात करें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जहां तक बात करेंगे तो इस मंत्रालय को 90,959 करोड़ रुपए दिए गए थे, प्रावधान किए गए थे, और वर्ष 2023-24 में जो है ये से 9.4% अधिक है, यानी कि अधिक का प्रावधान किया गया था। बात अगर जो करें आवास एवं शहरी मामले की, तो इसके लिए 42,577 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया था, जो 23-24 से 20.4% अधिक है। अगर बात करें अन्य मामलों के, अन्य मंत्रालयों के लिए 22,10,838 करोड़, यानी कि जो शेष बचे हुए हैं इसके लिए, तो ये 14.7% अधिक था पिछले साल से, यानी कि 23-24 के बजट से। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये जो कुल व्यय जो हुआ था 48,20,512 करोड़ का, जो पिछले साल से मंत्रालयों को जो दिए गए थे उससे कुल मिलाकर 8.5% अधिक था। तो ये हमने आपको बता दिया। आज इन्हीं मंत्रालयों पर चर्चा करेंगे कि ये जो बजट घटा है क्यों घटा है और इस आने वाले समय में क्या हो सकता है जो 1 फरवरी को पेश होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका पहले परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भरत सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल आए तो डीसी शुक्ला जी, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्र के विद्वान हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे डीसी शुक्ला जी से। अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं आप। सबसे पहले कि ये जो मंत्रालयों को जो बजट दिया गया है, इससे पहले हम अन्य बातों पर चर्चा कर चुके हैं, तो हम अब मंत्रालयों पे आ गए हैं। चौथा पार्ट है या हमारा इस कार्यक्रम का। तो देखा जा सकता है कि शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है, लेकिन जो पिछले बजट में जो है ये कम किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, 2.2% कम किया गया है बजट। इतनी अच्छी तो नहीं है कि बजट का ही मतलब वो कर दिया जाए, घटा दिया जाए, बजट ही घटा दिया जाए उस मंत्रालय का। कैसे काम होगा, किस तरह से होगा? वैसे भी तो विद्यालयों में जो शिक्षक नहीं होते हैं, एक शिक्षक कई एक साथ पढ़ाते रहते हैं, तो ये तमाम ये समझ में नहीं आया कि ये बजट कम क्यों किया गया। जी, इसमें देवेंद्र जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि शिक्षा का बजट पिछले साल कम किया गया। वास्तविकताएं तो जो भी हो मिनिस्टर के सामने हो, लेकिन ये बात सही, कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में और जब आज ज्ञान का युग चल रहा है तो शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाना भी चाहिए, और विशेषतया उस रूप में जब शिक्षा की स्थिति, स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
एक बात जरूर है कि सरकार खर्च तो बहुत कर भी रही है इस दिशा में, लेकिन आज भी शिक्षा का जो है बहुत, इस विद्यालयों में व्यक्तिगत रूप से हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे, वहां देखते होंगे जो हम शिक्षा का स्तर बहुत, जो पर्टिकुलरली जो सरकारी स्कूलों में उसका स्तर हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उसमें एक अच्छे खर्चा की भी जरूरत है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक चीज जरूर है कि हमारा बजट का जो पूरा व्यय है और जो पूरा आउटले है काफी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अधिकतर खर्चा हो रहा है, आपने देखा होगा जो आपने अभी बताया उसके हिसाब से खर्चा होम अफेयर्स में, मींस सिक्योरिटीज पे और चीजों पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन जो विकास की चीजें हैं, शिक्षा है, प्रौद्योगिकी है, डेवलपमेंट है, जिससे लॉन्ग टर्म पे दीर्घकालीन जो है उससे प्रगति होनी है, उसको थोड़ा सा उतना खर्चा नहीं हो पा रहा है जितना अन्य खर्चा हो रहा है। हमारा बहुत बड़ा खर्चा डिफेंस पे, सिक्योरिटी के ऊपर और इन सब चीजों पर हो रहा है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान देने की इस पे आवश्यकता है। हम अब हरेंद्र विक्रम जी के पास जाना चाहेंगे, जवाब तो लेंगे ही। पिछले साल बजट में आपकी सरकार ने शिक्षा पर 2.2% बजट पिछले साल से, यानी उसके पिछले साल से कम कर दिया। क्यों कम किया, और जो 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट है उसमें क्या उम्मीद करें शिक्षा के लिए? जी देखिए देवेंद्र जी, होता क्या है ना, जब पैसा का हमें कहीं डिवाइड करना है, 1 रुपए कहीं डिवाइड करना है, तो कहीं बढ़ाएंगे तो कहीं घटाना भी पड़ेगा। मूलभूत आवश्यकताएं सभी पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और सड़कें, परिवहन जैसे कुछ मूलभूत उसमें आते हैं। देखिए कम करने के कारण जो हमें लगता है, वैसे तो कम ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कम किया गया तो जो हमारे लिए और ज्यादा आवश्यक है, स्वास्थ्य हो गया आपका, और सुरक्षा और परिवहन। सड़कें अच्छी होगी तो विकास होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो भी विकास होगा, और सुरक्षित रहेंगे तो हम निश्चिंत रहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत लोग पैसा लगा लेते हैं। यदि शिक्षा के लिए आप देखते हैं सरकारी स्कूल है तो पब्लिक स्कूल भी बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन सड़कें सरकार को ही बनानी पड़ेगी, प्राइवेट व्यक्ति सड़कें नहीं बनाएगा। सुरक्षा पर सरकार को ही ध्यान देना पड़ेगा, कोई प्राइवेट व्यक्ति सुरक्षा पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत काम होता है। यदि इसको थोड़ा सा हमने यदि कहीं इग्नोर किया तो प्राइवेट सेक्टर में संभाल लेंगे, प्राइवेट सेक्टर संभाल लेंगे। आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर जो थोड़ा सा बजट कम किया तो इसे शिक्षा को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्राइवेट सेक्टर संभाल लेंगे। प्राइवेट सेक्टर कितना संभालते हैं और कितना लोगों को चूसते हैं, ये हमें भरत सिंह जी से बेहतर कौन बता सकता है। जी भरत जी। देखिए देवेंद्र भाई, शिक्षा को ये बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। शिक्षक अगर मजबूत होगा और विद्यार्थी मजबूत होंगे तो वो देश मजबूत होगा। जब देश का भविष्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। लेकिन देश के भविष्य से ये खिलवाड़ करना चाहते हैं। शिक्षा को ये कमजोर करना चाहते हैं। अगर ये शिक्षा कमजोर कर देंगे तो देश में जो लोग हैं, जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जो पढ़ लिख के आगे इनसे सवाल पूछेंगे, वो सवाल ना पूछे कि महंगाई क्यों बढ़ गई है, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है, देश की अर्थव्यवस्था क्यों घट गई है। ये सारे सवाल शिक्षित लोग ही पूछ सकते हैं ना। इसी वजह से ये शिक्षा पे ध्यान न देके बाकी विषयों पे ध्यान देंगे, बाकी विषयों पे ये बात करेंगे। ये कहेंगे धर्म की राजनीति करो, शिक्षा से जरूरत नहीं है। शिक्षा क्या करेंगे आप लेके? आप धर्म शास्त्र पढ़ो, धर्म की राजनीति करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है देश के नौजवानों के साथ, देश के विद्यार्थियों के साथ और एक शिक्षकों के साथ भी ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है इस देश में। और वो आपने बजट जो बताया उसे तो देख के ऐसे ही लगता है। और सवाल सिर्फ शिक्षा का ही नहीं है, सवाल जितना भी आप देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। अब ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पे पारदर्शी सरकार चलती है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अरे सारे भ्रष्टाचारियों को तो अपने महकमे में ले लिए हो, अपनी पार्टी में ले लिए हो, और उसके बाद आप कहेंगे कि एकदम
साफ सुथरी मतलब सरकार जितने है। भ्रष्टाचारी तो थे उनको बीजेपी ने ले लिया आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी स्वच्छ है अब इस समय, ये कहना चाह रहे हैं आप। चलिए ठीक है। नहीं, मैं अगर मान लीजिए कि हमारे पार्टी में भ्रष्टाचारी थे, उसको चिन्हित तो आपने ही किया था ना, आपने ही कहा था ये भ्रष्टाचारी हैं, इतने लोग भ्रष्टाचारी हैं। अब आप देखिए देवेंद्र जी, हमें बताने की क्या जरूरत है, आप देखिए नाम लिख लीजिए, एक बड़ी फेरियस्ट है जो इनकी पार्टियों में हर पार्टी से लोग गए हैं। अब वो जो जाने के बाद में वो शिक्षा देंगे कि अपने खीसे को भरेंगे, अब ये तो देखने वाली बात है ना। जी जी। जो भाजपा ये चिल्लाती थी कि हमारे यहाँ पे जो है भ्रष्टाचारी नहीं है, दुराचारी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, आज पूरा भ्रष्टाचारी और दुराचारियों की पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हम इस विषय पे भ्रष्टाचार और दुराचार पे बाद में बात कर लेंगे। थोड़े से मुख्य मुद्दे पे आते हैं, जैसा कि हम पुनः डीसी शुक्ला जी के पास जाना चाहेंगे। डीसी शुक्ला जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस का कहना है कि वास्तव में इधर सरकार का ध्यान नहीं है और इसलिए सरकार लोगों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती कि वो सरकार से सवाल पूछेंगे, जबकि हरेंद्र विक्रम जी का कहना यह है कि इसे तो प्राइवेट सेक्टर भी संभाल लेता है, सड़कें प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता है, और शिक्षा को जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर से भी लोग अपने स्कूल विद्यालय खोल लेते हैं तो उसे पढ़ा लेते हैं तो अच्छी शिक्षा मिल जाती है, इसलिए शायद ये बजट कम किया गया है। कारण क्या है? देखिए, कारण तो अब क्या कहा जाए, लेकिन ये बात जरूर है कि हमें शिक्षा का बजट बढ़ाया जाना चाहिए। और एक चीज बहुत सामने और भी दृष्टिगोचर हो रही है, वो ये है कि शिक्षा, जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा हो रही है, एक समाज का, एक अपनी भारतीय समाज का बहुत बड़ा वर्ग उन स्कूलों में जा नहीं रहा, उनका लाभ नहीं ले पा रहा है। हम सरकार काफी पैसा भी खर्च कर रही है, लेकिन आप देखिए वहां बच्चों की संख्या बहुत कम है, विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, और लोग प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए अपने बच्चों का। इसका भी एक आकलन होना चाहिए कि कौन से बिंदु हैं कि अच्छी सैलरी देने के बाद, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद लोग प्राइवेट सेक्टर विद्यार्थियों की तरफ क्यों अपना रुझान कर रहे हैं। तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और जहां ध्यान देना है इसको ठीक भी किया जाना चाहिए। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम बजट बनाते हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, हर डिपार्टमेंट पिछली बार से ज्यादा पैसा मांगता है। एक मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है कि जो पैसा आज मिल रहा है उससे ज्यादा, लेकिन इस बात का भी आकलन होना चाहिए, क्या वो पैसा वाकई जरूरत है या हर बार वो ज्यादा ही डिमांड कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा, ट्रम्प प्रशासन ने एक बहुत नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी। उन्होंने कहा इस बात का भी निर्धारण किया जाना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि पिछली बार से ज्यादा पैसा ही दिया जाए, ये भी आकलन हो क्या पैसे का सही सदुपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो पैसा एक डेवलपिंग इकोनॉमी में बहुत महंगा पैसा है। हम जब टैक्स का पैसा लेते हैं तो लोगों को बड़ा कष्ट भी होता है और महंगाई भी बढ़ती है। उस पैसे का सदुपयोग किया जाना भी बहुत आवश्यक। जी बिल्कुल, पैसे का सदुपयोग किया जाना भी बहुत ही आवश्यक है। तो शिक्षा की बात अगर जो छोड़ देते हैं, चलिए इस पे तो बातचीत हो गई, बहुत ज़्यादा इस पे हम समय नहीं देंगे, समय भी कम ही बचा है। लेकिन एक और क्षेत्र है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, मुफ्त अनाज ये कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पर -3.9% बजट कम किया गया है। तो डीसी शुक्ला जी, तो क्या हम इसे माने कि लोग जो हैं वो उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि ये जो है इस पर बजट कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मान सकते हैं? देखिए, जिसमें इस पे दो बिंदु हैं। जैसे अभी बहुत कुछ दिन पहले प्रकाशित हुआ कि बहुत से राशन कार्ड थे फर्जी थे, या बहुत सी ऐसी चीजें फर्जी थीं, उनको हटाया गया। बहुत से लोगों ने सब्सिडी अपने आप ही स्वेच्छा से लेना बंद कर दिया। अगर वो कारण है तो ठीक है, अगर उस कारण से ये फर्जी चीजें हैं कम की जा रही हैं। अदरवाइज जो आज भी भारत की मैक्सिमम जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे ही चल रही है, तो उनको दिया जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन वही बात है कि अगर फर्जी कोई इस तरह का लोग लाभ ले रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनको अगर रोका जाने के लिए बजट कम किया जा रहा है तो उचित है, अन्यथा वैसा मेंटेन किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अब रुख करेंगे हम हरेंद्र विक्रम जी के पास आएंगे। हरेंद्र विक्रम जी,
सवाल वही है कि ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, खाद्य एवं जो ये मंत्रालय है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, इसका बजट पर साल आप लोगों ने -3.9% कम कर दिया। इसका वास्तविक कारण क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसा कि अभी मैं आदरणीय डीसी शुक्ला जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को उसको जोड़ते हुए, लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी, कुछ फर्जी राशन कार्ड थे वो भी, और वर्तमान सरकार में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, लोगों को पक्के आवास मिले हैं, लोगों को रोजगार मिला है। जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि गरीबी कम हुई है, तो उसमें संशोधन बीच बीच में होता रहता है कि आवश्यकता अब उसको कम करने की महसूस हो रही है और कम किया भी जाना चाहिए, और कम और पहले भी हो सकता था, लेकिन बीच में कोरोना काल के समय क्योंकि मुफ्त राशन देना जैसा करना, इसी वजह से कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। जो लोग कई प्रदेशों में थे अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन अब दिनचर्या रूटीन पर आ गई, सब लोग अपने अपने रोजगार से जुड़ गए हैं और सबके पास अपने मकान होते जा रहे हैं, सबके पास अपना रोजगार होते जा रहा है, तो लिविंग बढ़ रहा है। तो इस क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे और सुधार होता जाएगा, हमें लगता है जी। लेकिन एक चीज जरूर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हमने ये सर्च किया है हंगर इंडेक्स 2024, वैश्विक भूख सूचकांक, भारत जो है 127 देशों में 105वें स्थान पर है। फिर हम ये कैसे मान लें कि अभी इसमें और बजट की आवश्यकता नहीं है। जी देखिए, आप एक दूसरी तरह आपको ऐसा भी मानना पड़ेगा, 2013-14 अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 10वें स्थान पर था, और आज कितने हम लोग 5 स्थानों की छलांग लगा चुके हैं। और जो पिछली बार बजट पेश किया गया था, वो बजट शताब्दी वर्ष पर भारत विकसित भारत बने उसकी आधारशिला रखी गई थी, और आने वाले समय में यानी अभी हमारे पास 22 वर्ष बचे हैं, निश्चित रूप से हम लोग विकसित भारत बनाएंगे। और जो बजट आप पेश होने जा रहा है उसमें भी इसी चीज को ध्यान रखकर बजट पेश किया जाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है जी कि लोग भरत सिंह जी, ठीक है, बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी बात समझ लिए। भरत सिंह जी, कितने संतुष्ट हैं इस हरेंद्र विक्रम जी जो बातें कह रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं उससे आप? देखिए, विक्रम जी ने जो कहा है वो पूरा सत्यता से हट के है। आपने हंगर इंडेक्स की बात की, 127 में से 105वें स्थान पे भारत है। हम श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे हैं, और ये कहते हैं कि भारत में जो खाद्य प्रणाली है देने की बहुत मजबूत है, लोग स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। तो 105वें स्थान पे क्यों है भाई? हम पाकिस्तान जो है, हम जो है श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। मतलब इतना चमत्कार आपने किया है। देखिए, इनका कैसा है कि भाजपा का ये स्थिति हो गई है, देश में जो गरीब है उसको और गरीब कैसे बनाया जाए, ये इनका एक विकास चल रहा है। और ये कहे कि नहीं अभी जो है सब लोगों को नौकरी मिल गई है, सब काम, मैं फिर बार बार कहूंगा आपसे कि जब काम धंधा रोजगार नहीं, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। आप मुझे अच्छा बताइए, ये कब शिक्षा से लोग सब्सिडी छोड़ते हैं, कब नहीं लेते हैं? जब वो मजबूत होंगे तब। मुझे बता दें कि 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाली सरकार 2014 से लेके 2024 आ गई, अभी तक कितने लोगों को नौकरी थी? मुझे लगता है 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। ये मुझे बता दे विक्रम जी कि आपने अभी तक कितने लोगों को मजबूत किया, सशक्त किया? सशक्त अगर नहीं किया है तो आखिर खाद्य चीज में जो रोज हर गरीब के, मिडिल क्लास के लोगों की जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए खाद्य प्रणाली को मजबूत करना, उसमें जो है मुझे लगता है और बजट का प्रावधान करना, ये इनका प्राथमिकता होना चाहिए। मगर उसको कमजोर कर रहे हैं, उसको नीचे ला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक बोझा और मार है। और ये चाहते हैं कि देश की जनता गरीब है और गरीब रहे। चलिए डीसी शुक्ला जी, हम आपके पास आते हैं। सवाल ये है कि
अब जो बजट आने वाला है उसमें वास्तव में क्या होना चाहिए? इस मंत्रालय को कितने पैसे देने चाहिए और कम कर किए जाने चाहिए या फिर ज़्यादा किए जाने चाहिए? और फिर जो ये हंगर इंडेक्स है, ये क्या है, क्या असलियत है इसकी, ये क्या बता रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो बजट की बात करते हैं। ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव की वजह से इस समय बहुत ज्यादा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो रोजगार वाला है, और देखिए अभी इस समय ट्रम्प प्रशासन और यूरोपियन कंट्रीज से भारतीय बच्चे जो हैं वो उनको भी बाहर भेजने का, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है, भेज सकते हैं। तो इस समय एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू बना है और चाइना बहुत तेजी से आगे फिर दोबारा खड़ा हो गया है। तो हमारे जो छोटे मध्यम श्रेणी और एमएसएमई सेक्टर है उसके सामने भी बहुत बड़ा कारण है। और देखिए, नौकरी देना भी आवश्यक है और स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराना भी बहुत आवश्यक है। कि इतनी ज्यादा नौकरियां देना संभव नहीं होगा सरकार के लिए, जितना ज्यादा आवश्यक है रोजगार के लिए अवसर बिजनेस के माध्यम से किए जाएं। कारण क्या होता है, अगर आप व्यापार किसी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाते हैं तो 4-5 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे देता है, और जब आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो अकेला व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट पाता है। तो सरकार को इस दिशा में काफी काम करने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एजुकेशन के सेक्टर में तो निसंदेह बढ़ाना ही चाहिए, सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो भारत की जनसंख्या जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला काम है। अभी भी हमारे पास ग्रीन एनर्जी और जो एनर्जी है रिन्यूएबल, उसके लिए बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है अभी हमारे पास। लेकिन हमारी मजबूरी क्या पड़ रही है, डिफेंस में हमें काफी खर्चा बढ़ाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से इन सेक्टर्स को तिलांजलि देनी पड़ती है और उन सेक्टर्स को देना पड़ता है। लेकिन सरकार के सामने इस समय बहुत मुश्किल काम है सामंजस्य बढ़ाना, और उम्मीद करते हैं शिक्षा स्किल डेवलपमेंट में सरकार ध्यान देते इसमें खर्चा बढ़ाएगी काफी। एक चीज और जल्दी जल्दी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, उसके बाद से भरत सिंह जी के पास आएंगे। एक क्षेत्र और है, एक मंत्रालय और है जहां पर पिछले साल जो बजट आया था उसमें बजट कम किया गया था, वो किसानों से संबंधित है, और वो है रसायन और उर्वरक मामले में पिछले साल से 11.9% जो है बजट उसके पिछले बजट से कम आवंटित किया गया था, प्रावधान किया गया था। तो देखिए, बहुत सालों से सरकार बार बार एक ही बात उठाती है कि हम सब्सिडीज उर्वरक पे घटाएंगे, और 3-4-5 साल से, क्या काफी सालों से प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग कृषकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं कर पाए हैं जितनी होनी चाहिए। तो जब तक कृषकों, आज भी देखिए काफी सुसाइड्स हो रहे हैं, कृषकों की स्थिति, बार बार टैक्स लगाने की बात आती है, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनको अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य, अब एक चीज और बड़ी मजेदार है, अब उनके अगर उत्पाद का अच्छा मूल्य बढ़े तो फिर महंगाई बढ़े। तो एक ऐसा ये कोरिलेशन है कि महंगाई जब रोकने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कुठाराघात तो उन्हीं की चीजों के होता है, उनके दाम कम किए। तो उर्वरक की भी हमें नहीं लगता कि सरकार बहुत ज्यादा इसको घटा पाएगी, और घटाना भी नहीं चाहिए जब तक कृषकों की स्थिति अच्छी न हो जाए और वो अच्छी जीवन व्यतीत कर पाए। जी भरत सिंह जी, आप क्या कहेंगे? पिछले बजट में 11.9% बजट जो है रसायन और उर्वरक पर घटा दिया गया था, मंत्रालय को, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को कम दिए गए थे, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए देवेंद्र भाई, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के अन्नदाता जो हम और आप आज जीवित है, इस तरह से अगर कहूँ तो जीवित है, उसी अन्नदाता आ रहे हैं हरेंद्र जी, आ रहे हैं आपके पास, और उस अन्नदाता को आज जो है सफर करना पड़ रहा है। और ये हालत है कि उस अन्नदाता को, मुझे लगता है कि हर साल हर महीना दिल्ली के गेट पे आके प्रदर्शन करना पड़ता है, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो पंजाब का हो। ये आखिर क्यों? क्या किसान जो अन्नदाता है उसको एक मारने की एक साजिश रची जा रही है? क्या किसानों की जमीन को फिर से बड़े उद्योगपतियों के देने की एक साजिश रची जा रही है? जब आप इस मंत्रालय से किसानों को खुश नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्रावधान और जो है वो कर नहीं सकते हैं, देने
कि बजट और उनके लिए बढ़ा नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अन्नदाताओं के साथ ये बहुत ही नाइंसाफी है। और अन्नदाता नहीं, फिर वो जो उससे जो जुड़े हुए हैं 140 करोड़ देश की जनता, ये उनके साथ नाइंसाफी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है हम सभी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत होती है और उसको जो है फसल पैदा करता है किसान। और किसान जब खुशहाल नहीं होगा, अब मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा किसान अगर कहीं आत्महत्या करता है तो वो महाराष्ट्र में करता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इनकी तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार जो है इनकी है, महाराष्ट्र में भी सरकार इनकी है। और ये स्थिति जब किसानों की महाराष्ट्र में है तो मैं तो समझता हूँ कि पूरे देश के किसानों की क्या हालत होगी। तो मुझे लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धनवानों की सरकार है, ये कुछ पूंजीपतियों की सरकार है, न ये गरीब की है, न ये किसान की है, न नौजवान की है, न जवान की है। जी हरेंद्र विक्रम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया, आने वाले समय में मुझे जो लगता है कि किन क्षेत्रों में बजट को कम करने की आवश्यकता है और शिक्षा वगैरह पर बढ़ाया जाएगा। जैसे 70 सालों में कांग्रेस की सरकार या गठबंधन की सरकारों में सभी को पक्के आवास नहीं थे, अब सभी के पास पक्के आवास है, तो निश्चित रूप से आवास वाला बजट थोड़ा कम किया जाएगा। दूसरी चीज, 70 सालों में लोगों के घरों तक नल से पानी नहीं पहुंचा था, आज प्रत्येक गांव में टंकियां बन गई, पाइपलाइनें बिछ गई हैं। तो ये बजट भी जब संतृप्त हो गया है तो इस बजट को भी कम किया जाएगा और यहाँ जो आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में उसकी पूर्ति की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जी अब पुनः हम डीसी शुक्ला जी के पास आना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए। देखिए, इन बजट में जो प्रोग्रेसिव बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक चीज और हम आपको बता दें कि कृषि एवं कल्याण पर, किसान कल्याण पर 12.1% ज्यादा ये बजट इस मंत्रालय को दिया गया था, वहीं उर्वरक मंत्रालय को 11.9% कम कर दिया गया था। जी, दोनों मिला के एक तरह से कहिए कि कंपनसेट काफी करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी कृषकों को, किसानों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, मार्केटिंग की फैसिलिटीज किसानों के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत बड़ा वर्ग उसके ऊपर डिपेंडेंट है और पूरी अर्थव्यवस्था भी किसानों के ऊपर आप कहिए तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन उसके साथ एक एजुकेशन पे, शिक्षा के ऊपर काफी अच्छा खर्च करने की आवश्यकता है। और एक चीज और भी है, देखिए टैक्स का बर्डन भी इतना ज्यादा हो गया है कि मध्यम श्रेणी, कम से कम जो व्यक्ति है, चाहे नौकरी पेशा हो चाहे किसान, अब बहुत ज्यादा टैक्स, इससे ज्यादा भार, ज्यादा क्यों हर तरह से जीएसटी के माध्यम से टैक्स सरकार ले रही है और एक मध्यम वर्णीय व्यक्ति के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन हो चुका है। तो अब सरकार को आवश्यकता है कि खर्चों को भी जरा रेशनलाइज करे और ये देखे कहाँ खर्चों की आवश्यकता नहीं है और खर्च ज्यादा आवंटन हो रहा है, इसके हिसाब से बहुत, और नए नए क्षेत्र हैं कहाँ से उनको टैक्स आ सकता है और पैसे का कैसे सदुपयोग हो सकता है। क्यों किसी भी वित्त मंत्री के लिए अब बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन की गुंजाइश मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा रह गई है, तो काफी टैक्स लगाया जा चुका है। तो उन्हीं में संतुलन करके इसको समावेश करके शिक्षा और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन समय नहीं है, नहीं तो और भी इस विषय पर हम चर्चा करते। इसके अगले अंक में भी इसी मंत्रालयों के बजट पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय नहीं है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो अभी आपने देखा कि केंद्रीय बजट पार्ट 4 में कि किन मंत्रालयों को कितने बजट पिछले साल दिया गया था और उसके पिछले साल से कितने प्रतिशत बजट कम या अधिक था, कम क्यों था इस पर हमने चर्चा किया, अधिक क्यों है इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो फिलहाल केंद्रीय बजट में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।